नमस्कार दोस्तों, विद्या में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, अमरकांत, अज्ञे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? वो है गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935, 1936, 1937, 1938। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1935 में। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी से नागरी लिपि लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ध्यान रखना, इस सवाल का आंसर जो है वो एक वीवीआई टाइप का एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, जो चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने चैनल का नाम है विद्या हब। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको एकदम सीक्वेंस वाइज में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। आपका तैयारी अच्छे से चलता रहेगा। तो पांचवा प्रश्न है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मराठी भाषा में, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा। तो सही जवाब होगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा में किया था उसने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के टाइप कितने वर्ष पहले बने? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने वर्ष पहले बने? 1 सदी पहले, 2 सदी पहले, 3 सदी पहले, 5 सदी पहले। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 2 सदी पहले। देवनागरी लिपि के टाइप कितने वर्ष पहले बने? 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? उत्तर भारत से, पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नंदी नागरी लिपि का संबंध किस क्षेत्र से है? नंदी नागरी लिपि का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमोत्तर भारत, मध्य भारत। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत से। नंदी नागरी लिपि का संबंध किस क्षेत्र से है? दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने शुरू होते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने शुरू होते हैं? 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से और 4थी सदी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9वीं सदी से। कब से मिलने शुरू होते हैं? 9वीं सदी से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी एक पुस्तक का नाम है, अक्षरों की कहानी। तो इसकी रचना किसने किया है? गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूल्य ने। अक्षरों की कहानी पुस्तक के लेखक या इसकी रचना किसने किया है? तो ये गुणाकर मूल्य ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, नेवाड़ी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में। नेपाली भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी लिपि, देवनागरी, संस्कृत और खरोष्ठी लिपि।
सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वेतमा दानपत्र किस समय का है? वेतमा दानपत्र किस समय का? 1020, 1021, 1022, 1023। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 1020 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, एक राष्ट्रकूट राजा, एक कवि और एक राजवैद्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक राष्ट्रकूट राजा था। अमोघ वर्ष कौन था? एक राजा था जो कि राष्ट्रकूट का था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, और ये एक वीवीआई सवाल है, नोट कर लेना अपने कॉपी में इसको अच्छी तरह से, बार बार याद रखना पड़ेगा इस सवाल को। श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, अगला सवाल में पूछा गया है कि सिद्धम क्या है? एक मंत्र, एक सिद्धयोगी, एक लिपि, एक पुस्तक। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एक लिपि। सिद्धम क्या है? एक लिपि है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि क्या है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि क्या है? देवनागरी, नंदी नागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नंदी नागरी। विजयनगर राजाओं के लेखों की लिपि क्या है? नंदी नागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया है, हिंदी के आदि कवि कौन हैं? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसीदास, वाल्मीकि और कबीरदास। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, सरहपाद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में पूछा गया है, सरहपाद की कृति कौन सी है? सरहपाद की कृति कौन सी है? दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छकटिकम, मेघदूतम। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दोहादोष। दोहादोष के रचनाकार कौन है? वो है सरहपाद हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पौंड्य देशों से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? पालियम ताम्रपत्र। राजा महेंद्रपाल, राजा भोज, राजा वर्गुण, राजा अमोघवर्ष। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राजा वर्गुण के। राजा वर्गुण जो कि दक्षिण के पांड्य प्रदेश के राजा थे, उस राजा के क्षेत्र से पालियम ताम्रपत्र साक्ष्य के रूप में मिले हैं। तो किस राजा के मिले हैं? वो राजा वर्गुण के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अब सवाल में पूछा गया है कि नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है? देवताओं की लिपि होने के कारण, काशी या देवनगर से संबंध होने के कारण, राजाओं की लिपि होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काशी देवनगर से संबंध होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत में। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूले ने किस भाषा में एमए किया? गुणाकर मूले ने किस भाषा में एमए किया? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, गणित में। गुणाकर मूले ने एमए किस में किया है? गणित में किया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, गुप्त काल की लिपि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? गुप्त काल की लिपि को क्या कहा जाता था? ब्राह्मी, सिद्धम, नागरी, कुटिला। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। गुप्त काल की लिपि को क्या कहा जाता था? ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मूले जी की मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु कब हुई? 2008, 2009, 2010, 2011। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 2009 में। 2009 में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का प्राचीनतम नाम क्या माना जाता है? नागरी लिपि का प्राचीनतम नाम क्या माना जाता है? ब्राह्मी, नंदी नागरी, खरोष्टी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी नंदी नागरी। नागरी लिपि का प्राचीनतम नाम क्या है? नंदी नागरी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल में राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट, कन्नौज, उज्जैन, कांची। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मान्यखेट। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मालवा में कौन सी लिपि प्रचलित थी? मालवा में कौन सी लिपि प्रचलित थी? ब्राह्मी, नागरी, सिद्धम, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी नागरी। मालवा में कौन सी लिपि प्रचलित थी? नागरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इस्लाम शासकों का भारत में आगमन कब से शुरू हुआ? 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी से। इस्लाम शासकों का भारत आगमन कब से शुरू होता है? 12वीं सदी से। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, किस मुगल शासक के सिक्कों पर रामीय शब्द अंकित है? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर ने जो सिक्के चलाए थे उस सिक्कों पर रामीय शब्द अंकित है, तो वो अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख कब से मिलने लगते हैं? प्राचीन मराठी भाषा के लेख 10वीं सदी से, 11वीं सदी से, 12वीं सदी से और 13वीं सदी से। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 11वीं सदी से। नागरी लिपि में प्राचीनतम मराठी भाषा के लेख कब से मिलने लगते हैं? 11वीं सदी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कलिंग लिपि का संबंध किस प्रदेश से है? कलिंग लिपि का संबंध किस प्रदेश से? बिहार, ओडिशा, बंगाल, असम। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी ओडिशा से। कलिंग लिपि का संबंध कहाँ से है? ओडिशा से है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश की रचना कब हुई थी? 7वीं 8वीं सदी में, 8वीं 9वीं सदी में, 10वीं सदी और 11वीं सदी। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 8वीं 9वीं सदी में। दोहा कोश की रचना कब हुई? 8वीं 9वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में सुधार का कार्य किसने किया था? देवनागरी लिपि में सुधार का कार्य किसने किया था? सावरकर बंधुओं ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सावरकर बंधुओं ने। देवनागरी लिपि में सुधार का कार्य किसने किया? सावरकर बंधुओं ने। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, ओ की 12 खड़ी तैयार करने वाले कौन थे? ओ की जो 12 खड़ी होती है इसको तैयार करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, सावरकर, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सावरकर। ओ की 12 खड़ी तैयार करने वाले कौन थे? वो सावरकर थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि नागरी नाम का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था? किसने कहा था ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले, चंद्रधर गुलेरी, शर्मा गुलेरी और डॉक्टर भगवान लाल इंद्र जी। तो सर यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भगवान लाल इंद्र जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न में पूछा गया है, नागरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में मिलता है? अष्टाध्यायी, पाणिनि की शिक्षा, कामसूत्र, ललित विस्तर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ललित विस्तर में। नागरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में मिलता है? यहाँ पे पूछा गया है किस पुस्तक में, तो वो मिलता है ललित विस्तर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, चोल शासकों के सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? पूछा गया कौन सी लिपि? नागरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़।
तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, बेतमा कहाँ स्थित है? बेतमा कहाँ स्थित है? इंदौर के पास, पुणे के पास, पटना और इलाहाबाद के पास। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, गुणाकर मूल्य के अनुसार लिपि और भाषा में क्या संबंध है? लिपि, गुणाकर मूल्य के अनुसार लिपि और भाषा में क्या संबंध है? तो सही इसका ऑप्शन इस प्रकार है, दोनों एक ही है। लिपि भाषा का शरीर है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। लिपि कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, लिपि भाषा का शरीर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, दक्षिण भारत की लिपियाँ कौन सी है? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, नंदी नागरी, ये सभी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। दक्षिण भारत की लिपियाँ कौन सी है? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया है, 8वीं सदी के आसपास नागरी लिपि का फैलाव कहाँ कहाँ था? केवल उत्तर भारत में, केवल दक्षिण भारत में, पूरे देश में, केवल पश्चिम भारत में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूरे देश में है। 8वीं सदी के आसपास नागरी लिपि का फैलाव कहाँ तक था? तो पूरे देश में था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय लिपियों की कहानी में कितनी लिपियों का वर्णन है? भारतीय लिपियों की कहानी एक पुस्तक है, तो इसमें पूछा गया कितनी लिपियों का वर्णन है? 5, 10, अनेक प्राचीन लिपियों का, केवल नागरी लिपि का। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनेक लिपियों का वर्णन है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, हिंदी भाषा का विकास किस लिपि से हुआ माना जाता है? हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ माना जाता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन है ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, अरबी। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि से। देवनागरी लिपि से हिंदी भाषा का विकास माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, श्रवण बेलगोला से प्राप्त शिलालेख किस धर्म से संबंधित है? पूछा गया श्रवण बेलगोला से जो शिलालेख प्राप्त है वो किस धर्म से? बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है ये याद रखना है, और ये कर्नाटक में है और इसका संबंध जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, गुणाकर मूल्य ने कुल कितनी पुस्तकें लिखी थी? 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, 15 से अधिक। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 25 से अधिक। गुणाकर मूल्य ने कितनी पुस्तकें लिखी है? 25 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निबंध नागरी लिपि में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? नागरी लिपि में मुख्य रूप से क्या बताया? अक्षरों का महत्व, नागरी लिपि का इतिहास, विकास, मुद्रण की कला, संस्कृत भाषा का महत्व। तो सही जवाब होगा यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, नागरी लिपि का इतिहास और विकास। नागरी लिपि का इतिहास और विकास नागरी लिपि जो निबंध आपके चैप्टर में है उसमें बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं, तो इसका व्यक्तिगत नाम क्या था? देव, महादेव, राजदेव, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, देव। चंद्रगुप्त द्वितीय का वास्तविक व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा है, राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल क्या था? राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल क्या था? 5वीं से 7वीं, 8वीं से 10वीं, 12वीं और 15वीं। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 8वीं से 10वीं। राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल क्या था? 8वीं से 10वीं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, नागरी लिपि को एक सार्वदेशिक लिपि कब माना गया? सार्वदेशिक लिपि कब माना गया है नागरी लिपि को? 10वीं से 11वीं के बीच, 5वीं सदी में, 15वीं सदी में, आधुनिक काल में। यहाँ पे सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 8वीं से 10वीं सदी के बीच में नागरी लिपि को सर्वदेशिक लिपि माना गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है।
यदि आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अपने प्यारे चैनल का नाम विद्या हब है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी, एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस सही रहेगा। और दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।